हाँ भाई, तो नाइन्थ एंट्रेंस के लिए हमने लास्ट लेक्चर में कौन सा टॉपिक पढ़ा था? पहले मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ा था, ठीक है। अब मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बाद जो नेक्स्ट तुम्हारा चैप्टर है वो हम पढ़ेंगे सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। क्या पढ़ना है? सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। तो सिंथेटिक फाइबर्स और प्लास्टिक्स स्टडी करना है हमको। तो ये जो सिंथेटिक फाइबर्स और प्लास्टिक हैं ये किस तरह के कंपाउंड्स हैं, कैसे कंपाउंड्स हैं? ये सब दोनों ही मिला के कहलाते हैं पॉलीमर्स। क्या कहलाते हैं? पॉलीमर्स। तो इनको हम पॉलीमर्स बोल सकते हैं। दीज आर क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। इन दोनों, ये दोनों जो है पॉलीमर की क्लासिफिकेशन है। एक तरह से पॉलीमर के एग्जाम्पल्स भी कह सकते हो कि ये पॉलीमर के एग्जाम्पल्स हैं, या पॉलीमर का सब टॉपिक भी तुम इसको कह सकते हो जो तुम्हारे कोर्स में है ना। अब पॉलीमर्स क्या होते हैं, ठीक है, देखते हैं पॉलीमर्स क्या होते हैं। हेडिंग डालो पॉलीमर्स। तो पॉलीमर्स क्या होते हैं? पॉलीमर्स लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स होते हैं कार्बन के लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स होते हैं, और इसमें एक ही मॉलिक्यूल बार बार रिपीट करता रहता है। जैसे तुमने सुना होगा पॉलीथीन। तुमने पॉलीथीन सुना है? पॉलीथीन जो बना है वो बना है इथीन मॉलिक्यूल से। कार्बन का एक मॉलिक्यूल होता है इथीन, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ इथीन। ये जो पॉलीथीन है जो हम यूज करते हैं, पॉलीथीन जिसमें हम सामान वगैरह मार्केट से लेके आते हैं, वो पॉलीथीन बनी हुई किससे है? इथीन से बनी हुई है, ठीक है, इथीन से। इथीन क्या होता है? ETHENE, इथीन। इसका फॉर्मूला होता है C2H4, ठीक। C2H4 को हम लिख सकते हैं इस तरह से। हम C2H4 को ड्रॉ कर सकते हैं। स्ट्रक्चर इसका ये होता है, ठीक है। एक मिनट, ये जो हमारा C2H4 है इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। ये क्या है? कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। बॉन्ड्स बनाते हैं एलिमेंट्स, जो एटम्स होते हैं वो बॉन्ड बना के रिएक्ट करते हैं, ठीक है। अभी तक तुम लोगों ने ऐसा कुछ पढ़ा नहीं होगा क्योंकि अभी 8th क्लास ही पास करी है। तो ये जो होता है दो एलिमेंट के बीच में या दो एटम्स के बीच में, इसको हम बॉन्ड बोलते हैं। अगर ये एक डैश लगा हुआ है तो ये सिंगल बॉन्ड है, अगर ये दो डैश लगे हुए हैं तो ये डबल बॉन्ड है। तो ये C और C के बीच में डबल बॉन्ड है। अब इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये मोनोमर है। पॉलीमर किससे बनते हैं? मैंने बताया ना, सिंपल यूनिट्स से बनते हैं। मतलब पॉलीमर में एक ही मॉलिक्यूल बार बार रिपीट होता रहता है। वो जो मॉलिक्यूल बार बार रिपीट हो रहा है उसको हम सिंपल यूनिट या मोनोमर बोलते हैं, ठीक है। तो पॉलीमर एक ही मोनोमर के बार बार रिपीट होने से बनते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या रिपीट होगा? ये इथीन का मॉलिक्यूल रिपीट होगा बार बार, और हमारे पास स्ट्रक्चर कैसा आ जाएगा इसका? इस तरह का आ जाएगा। ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। कैसे ब्रेक हुआ वो अभी हमारे कोर्स में नहीं है, ठीक है। तो ये जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाता है, और ये इस तरह से इसकी लंबी सी चेन बन जाती है। N का मतलब क्या है? इसमें बहुत सारे इस टाइप के मोनोमर्स होंगे, ये CH2 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 एंड सो ऑन, आगे तक, ठीक है। ये आगे तक चलता चला जाएगा। ये पॉलीथीन का फॉर्मूला हो गया एक तरह से। क्या हो गया? पॉलीथीन का फॉर्मूला, ठीक है। इसको हम और शॉर्ट में लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं, CH2 होल N। ये सिंपली हो गया पॉलीथीन। और ये पॉलीथीन किससे बनता है? इथीन से। इथीन क्या है? इसका मोनोमर है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं पहले तो, और यहां पे पॉलीमर्स की डेफिनेशन भी लिख लो। पॉलीमर्स की डेफिनेशन में क्या लिखोगे? लार्ज मॉलिक्यूल्स मेड अप ऑफ सिंपल यूनिट्स, सिंपल मोनोमेरिक यूनिट्स या सिंपल यूनिट्स लिख सकते हो। तो लिखना लार्ज मॉलिक्यूल्स
large molecules made up of simple units, made up of large number of simple units भी कह सकते हो, made up of large number of simple units। ठीक है, तो लार्ज नंबर ऑफ सिंपल यूनिट्स से पॉलीमर्स बनते हैं। ये सिंपल यूनिट्स क्या कहलाते हैं? मोनोमर्स कहलाते हैं। जैसे इथीन यहां पे एक मोनोमर है और पॉलीथीन उसका पॉलीमर है। तो हम यहां लिख सकते हैं, इतना नोट करने के बाद ये पॉइंट लिखना। फिर पहले तो क्या, कहां से नोट करना शुरू करोगे? चैप्टर का नाम सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। ठीक है, उसके बाद पॉलीमर्स। पॉलीमर्स क्या होते हैं? लार्ज मॉलिक्यूल्स मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सिंपल यूनिट्स। इसका एग्जाम्पल लिखना फिर उसके बाद कि इसका एग्जाम्पल होता है पॉलीथीन। ठीक है, और जो कि बना होता है इथीन से। इथीन का फॉर्मूला लिखना, फिर उसका स्ट्रक्चर लिखना इथीन का। ये क्या है? इसको हम कह सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर है इथीन का। तो ये इथीन का स्ट्रक्चर हो गया, ये जो हमने यहां पे बनाया। ये भी इथीन का स्ट्रक्चर है, ये पॉलीथीन का स्ट्रक्चर है या पॉलीथीन का फॉर्मूला है। ठीक है, अब यहां जो ये सिंपल यूनिट्स यूज हुए हैं उनकी बात करते हैं। सिंपल यूनिट्स को हम बोलते हैं मोनोमर्स। सिंपल यूनिट्स, दीज सिंपल यूनिट्स used to make polymers are called monomers। क्या कहलाते हैं? मोनोमर्स। मोनो मतलब वन होता है ना, तो एक मॉलिक्यूल हो गया और उसको हम रिपीट करते चले जा रहे हैं तो हमारा पूरा ये पॉलीमर बन जाएगा। तो पॉलीमर समझ में आए? पॉलीमर क्या होते हैं? एक हमने मॉलिक्यूल लिया, उसको हम रिपीट करते चले गए। ठीक है, तो मोनोमेरिक यूनिट्स जब रिपीट होते हैं तो पॉलीमर बनता है। यही पॉलीमर्स होते हैं सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। ठीक है, अभी तुम इससे पहले टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स समझ लो। ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स क्या होते हैं? पहली बात तो उनके ओरिजिन पे बेस्ड क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स, देखो लिखने का तरीका मैंने तुम्हें पिछली बार बताया था। जैसे मैंने ये लिखा और मैं इधर की तरफ हुआ, तुमने वीडियो पॉज करी और इसको नोट कर लिया। ऐसे नोट करना है, ठीक है ना? इतनी बात तो पता होगी, 8th क्लास में आ गए हो तुम लोग। ठीक है, तो सिंपल यूनिट्स यूज्ड टू मेक पॉलीमर्स आर कॉल्ड मोनोमर्स। अब मैं बात कर रहा हूं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स की। पॉलीमर्स को हम किस तरह क्लासिफाई करेंगे? तो पहला है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के बेसिस पे। ओरिजिन के बेसिस पे जो पॉलीमर्स होते हैं वो होते हैं नेचुरल पॉलीमर्स। नेचुरल पॉलीमर्स का क्या मतलब होता है? नेचुरल पॉलीमर्स का मतलब होता है जो हमें नेचर से मिले, जो नेचर में पाए जाते हैं वो नेचुरल पॉलीमर्स। जैसे रबर एक नेचुरल पॉलीमर है, कॉटन एक नेचुरल पॉलीमर है। ठीक है, कॉटन भी एक पॉलीमर है। जरूरी नहीं है कि हर पॉलीमर वही होगा जो प्लास्टिक से बना होगा, है ना? तो वो नेचुरल भी हो सकते हैं। तो कॉटन एक नेचुरल पॉलीमर है। एग्जाम्पल लिख सकते हो कॉटन, और लिख सकते हो रबर, RUBBER, रबर एटसेट्रा। ये सब क्या है? नेचुरल पॉलीमर्स हैं। तो ये तो हो गए नेचुरल पॉलीमर्स। इसके बाद आगे आते हैं, जो सेकंड टाइप है वो है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। पहले सिंथेटिक देख लेते हैं, सेमी सिंथेटिक इसके बाद देखेंगे कि सिंथेटिक क्या होते हैं। सिंथेटिक पॉलीमर्स,
सिंथेटिक पॉलीमर्स किसको बोलते हैं हम? सिंथेटिक पॉलीमर्स बोलते हैं जो आर्टिफिशियल पॉलीमर्स होते हैं, जो मैनमेड होते हैं। ठीक है, इसकी जगह हम मैनमेड भी लिख सकते हैं, मैनमेड पॉलीमर्स। ठीक, जैसे रेयॉन है, नाइलॉन है, बेकलाइट है। ये रेयॉन नाइलॉन तो कपड़ा बनाने में यूज होते हैं, जो कि हम पढ़ेंगे अभी, सिंथेटिक फाइबर्स में आते हैं रेयॉन और नाइलॉन। बेकलाइट क्या है? बेकलाइट एक तरह की प्लास्टिक है। ये स्विच बोर्ड जो बनते हैं, स्विच बोर्ड बनाने के काम में आता है बेकलाइट। ठीक है, तो बेकलाइट एक तरह की प्लास्टिक है। रेयॉन, नाइलॉन, बेकलाइट एटसेट्रा, ये सब क्या है? सिंथेटिक पॉलीमर्स हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं सेमी सिंथेटिक की। सेमी सिंथेटिक की बात कर लेते हैं। सेमी सिंथेटिक का क्या मतलब है? सेमी सिंथेटिक का मतलब है जो नेचुरल और सिंथेटिक को कंबाइन करके बनाए जाते हो। ठीक है, तो सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स में हम लिखेंगे polymers formed by combination of synthetic and natural polymers, synthetic and natural polymers। ठीक है, तो वो जो पॉलीमर्स सिंथेटिक और नेचुरल पॉलीमर्स को मिला के बने वो कहलाते हैं सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में क्या क्या हो सकता है? पॉलीकॉट, ठीक है, पॉलीकॉट क्या है? पॉलीकॉट पॉलिएस्टर और कॉटन का मिक्सचर है। ठीक है, पॉलीकॉट क्या है? पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर एक मैनमेड पॉलीमर है। ठीक है, और जो ये कॉटन, कॉट किससे बना है? कॉटन से। पॉलीकॉट क्या है? पॉलिएस्टर प्लस कॉटन। कॉटन कैसा हो गया? नेचुरल हो गया। तो पॉलीकॉट किसका एग्जाम्पल हो गया? पॉलीकॉट एग्जाम्पल हो गया सेमी सिंथेटिक का। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये क्लासिफिकेशन पढ़ा हमने, इसको नोट कर लो। क्लासिफिकेशन में हमने पहले पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन में नेचुरल पॉलीमर्स पढ़े। नेचुरल पॉलीमर्स जो हमें नेचर से मिलते हो वो नेचुरल पॉलीमर्स हो जाते हैं, जिसमें हमने एग्जाम्पल लिया कॉटन का और रबर का, है ना। उसके बाद सिंथेटिक पॉलीमर्स। सिंथेटिक पॉलीमर्स जो मैनमेड होते हैं। ठीक है, लिखवाने की जरूरत नहीं है ना कि नेचुरल पॉलीमर्स क्या होते हैं, समझ में आ रहा होगा। नेचुरल पॉलीमर्स आर दोज विच आर फाउंड इन नेचर, जो नेचर में पाए जाते हैं, है ना। सिंथेटिक पॉलीमर्स द पॉलीमर्स विच आर मैन मेड, जैसे रेयॉन, नाइलॉन, बेकलाइट एटसेट्रा। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स जो पॉलीमर फॉर्म्ड होते हैं बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ सिंथेटिक एंड नेचुरल पॉलीमर्स, दोनों के कॉम्बिनेशन से बने। मैनमेड वाला भी मिला दो उसमें और नेचुरल वाला भी मिला दो, दोनों मिला दोगे तो क्या बन जाएगा? सेमी सिंथेटिक बन जाएगा। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। आगे आते हैं अब। इसके बाद दूसरी क्लासिफिकेशन है। ठीक है, दूसरी क्लासिफिकेशन तुम्हारी किस पे बेस्ड है? देख लूं ज्यादा ना हो जाए, कहीं पता लगा आगे तक बढ़ गया। क्लासिफिकेशन दूसरी बेस्ड है इसकी स्ट्रक्चर पे। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। ठीक, इसको रब कर रहा हूं मैं। ये अभी ओरिजिन पे बेस्ड थी, अब हम बात करेंगे ऐसी क्लासिफिकेशन की जो बेस्ड होगी स्ट्रक्चर पे। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर पे बेस्ड क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर पे बेस्ड क्लासिफिकेशन में पहला आएगा लीनियर पॉलीमर। क्या आएगा? लीनियर पॉलीमर। ठीक है,
लीनियर पॉलीमर में क्या होता है कि सीधा सीधा पॉलीमर होता है, सीधी सीधी चेन्स जाती रहती हैं पॉलीमर की, ठीक है, तो इसे हम लीनियर पॉलीमर बोलते हैं, जिसमें कोई फर्क ना है, जैसे कि पॉलीथीन। पॉलीथीन एक तरह का लीनियर पॉलीमर है, ठीक है। फिर दूसरा होता है क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। कैसा होता है? क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। ये दोनों का ही तुम्हारे बुक में जिक्र है, लीनियर पॉलीमर का भी, वहां पे लीनियर प्लास्टिक लिखा हुआ है, सेम बात है दोनों ही, लीनियर पॉलीमर और क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। तुम्हारी बुक में लिखा है लीनियर प्लास्टिक एंड क्रॉस लिंक्ड प्लास्टिक, ठीक है। यहां हमने उसे लीनियर पॉलीमर लिख लिया और क्रॉस लिंक लिख लिया। लीनियर में कोई भी लिंकिंग नहीं होगी, अगर चेन सीधी सीधी जा रही है तो सीधी सीधी जाती रहेगी, ठीक है। अब एकदम सीधी भी नहीं होगी, ऐसा थोड़ा बहुत उसमें कर्व तो आएगी, है ना, लेकिन ये नहीं है कि दो चेन अगर जा रही हैं दोनों आपस में जुड़ी हुई होंगी। अब क्रॉस लिंक में क्या होता है? क्रॉस लिंक में जैसे ये 3 चेन जा रही हैं, है ना, तो ये चेन आपस में जुड़ी हुई होगी, ये यहां से जुड़ी हुई होगी, ये यहां से जुड़ी हुई होगी, इस तरह की बीच में क्रॉस लिंक्स रहती हैं इसमें, ठीक है। तो क्रॉस लिंकिंग किस में रहती है? क्रॉस लिंक पॉलीमर्स में, ठीक है। इसे बना लेना। इसका एग्जाम्पल क्या लिख सकते हो? बेकलाइट। बेकलाइट या बेकलाइट जो है वो किसका एग्जाम्पल है? बेकलाइट एग्जाम्पल है क्रॉस लिंक पॉलीमर का। बेकलाइट मैंने बताया था जो इलेक्ट्रिकल स्विचेस में प्लास्टिक यूज होती है उसको हम बेकलाइट बोलते हैं। तो क्रॉस लिंक पॉलीमर में आ गया तुम्हारा बेकलाइट और लीनियर पॉलीमर में आ गया पॉलीथीन, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे सिंथेटिक फाइबर्स की, इसको नोट कर लेना। फिर सिंथेटिक फाइबर्स पे आते हैं। इसके बाद सिंथेटिक फाइबर्स, फाइबर्स क्या होते हैं? फाइबर मतलब धागा, जिससे कपड़ा बनता है ना। कपड़ा किस किस चीजों से बनता है? कॉटन से बनता है ना, सिल्क से बनता है। सिल्क पढ़ा होगा तुमने, कॉटन भी पढ़ा होगा, है ना। कॉटन को सूती बोलते हैं और सिल्क को क्या बोलते हैं? मखमल बोलते हैं, ठीक है। तो सिल्क हो गया और कॉटन हो गया। कॉटन कैसे मिलता है? कॉटन प्लांट से मिलता है ना। और सिल्क कहां से मिलता है? सिल्क वोम से मिलता है, ठीक है। तो ये नेचुरल फाइबर्स हैं, ये सिंथेटिक फाइबर्स नहीं है, ठीक है। सिंथेटिक फाइबर्स पढ़ने से पहले, क्योंकि कहां से मिल रहा है? कॉटन प्लांट से मिल रहा है, प्लांट एक नेचुरल चीज है। और सिल्क कहां से मिल रहा है? सिल्क वोम से मिल रहा है, तो वो भी एक नेचुरल फाइबर है, ठीक है। अब जो ये नेचुरल चीजें वो बहुत महंगी आती हैं, है ना। कॉटन का कपड़ा बहुत महंगा आता है, सिल्क तो और भी ज्यादा महंगा आता है। तो इसीलिए लोगों ने क्या सोचा कि कुछ आर्टिफिशियल कपड़ा बनाया जाए। तो आर्टिफिशियल कपड़ा कौन सा होता है? रेयॉन है, नाइलॉन है, पॉलिएस्टर है, ठीक है। ये सब क्या होते हैं? सिंथेटिक फाइबर्स कहलाते हैं। रेयॉन हो गया, नाइलॉन हो गया और तुम्हारा पॉलिएस्टर हो गया, ये सब सिंथेटिक फाइबर्स हैं, ठीक है। इनसे हम कपड़े, सिंथेटिक वाले कपड़े बना सकते हैं, ठीक। तो पहले तो मैं कुछ यहां पे सिंथेटिक फाइबर्स पढ़ने से पहले कुछ नेचुरल फाइबर्स के बारे में बता दूं। तो इसको सिंथेटिक फाइबर की जगह नेचुरल फाइबर्स ही लिख लो पहले, ठीक है। तो नेचुरल फाइबर्स के एग्जाम्पल देख लेते हैं, ऐसे फाइबर्स जो नेचर से पाए जाएं। तो नेचुरल फाइबर्स में क्या क्या आता है? सिल्क आता है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वोम। सिल्क वोम एक कीड़ा होता है ना। तो सिल्क वोम से हमें सिल्क मिलता है और ये सबसे पहले चाइना में पाया गया था। और चाइना ने बहुत दिन इस बात को छुपाए रखा कि वो ये कपड़ा कहां से डिस्कवर कर रहे हैं और लोग नहीं बना पाए, ठीक है। तो उन्होंने बहुत फायदा कमाया था इससे। तो ये सिल्क ऑब्टेन होता है सिल्क वोम से, ठीक है। इसके बाद दूसरी चीज है कॉटन। कॉटन के प्लांट से मिलता है, फ्रॉम प्लांट, ठीक है। तो ये दोनों ही नेचुरल फाइबर्स हैं। तो अब जब ये महंगे थे तो सिंथेटिक फाइबर्स की जरूरत पड़ी, ठीक। सिंथेटिक फाइबर्स, पहले हिंदुस्तान में कपड़े की भी बहुत कमी थी। अब तो कितना कपड़ा होता है, कपड़ा ही कपड़ा है, सबके पास कपड़े हैं। पहले लोगों के पास कपड़े भी नहीं थे क्योंकि इंडिया में बनते भी नहीं थे, है ना।
अब बनने लगे, हर तरह का कपड़ा बन रहा है, कॉटन का भी मिल जाएगा तुम्हें और ये सिल्क का भी मिल जाएगा, सिंथेटिक वाले रेयॉन नायलॉन सब मिल जाएंगे। तो सिंथेटिक में हम सबसे पहले जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रेयॉन। ठीक है, रेयॉन। रेयॉन जो है उसको आर्टिफिशियल सिल्क भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है रेयॉन को? आर्टिफिशियल सिल्क। तो रेयॉन जो है वो आर्टिफिशियल सिल्क कहलाता है। सिल्क का बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट है ये। सिल्क की जगह हम रेयॉन के कपड़े यूज कर सकते हैं। ठीक है, और ये सिंथेटिक है तो ये सस्ता होगा। ठीक है, और सिल्क के बारे में ज्यादा बातें तुम्हारी बुक में नहीं दे रखी हैं, शायद देख लेते हैं कुछ ऐसा दिया हो सिल्क के बारे में। बस इतना ही दिया है, सिल्क एक आर्टिफिशियल फाइबर, रेयॉन एक आर्टिफिशियल सिल्क कहलाता है और इट कैन, ठीक है बस इतना ही काफ़ी है। मैन मेड फाइबर है, ये चीपर होता है सिल्क से, मैंने तुम्हें बता ही दिया, और ये बिल्कुल उसकी तरह बन सकता है सिल्क की तरह। ठीक है, रेयॉन को कॉटन के साथ मिक्स करके बेडशीट्स बनाई जाती हैं और वूल के साथ मिलके कारपेट्स बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये 2-3 इसके यूजेस और इसके बारे में लिख लो। आर्टिफिशियल सिल्क तो हमने लिख ही लिया, इट इज चीपर देन सिल्क। इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये चीपर होता है सिल्क से, चीपर देन सिल्क। ठीक है, और नेक्स्ट चीज क्या है, अगर हम इसके यूजेस देखें, रेयॉन के अगर यूजेस देखें तो रेयॉन कहां कहां यूज होता है? कॉटन के साथ मिलकर बेडशीट्स बनाने के काम में आता है। ठीक है, तो यूजेस में इसके यहीं लिख ले रहा हूं। तो पहला यूज है विद कॉटन इट कैन बी यूज्ड, मतलब कॉटन के साथ मिक्स करके। ठीक है, कॉटन के साथ मिक्स करके हम इसको बेडशीट्स बनाने में यूज कर सकते हैं। विद कॉटन इट कैन बी यूज्ड इन मेकिंग बेडशीट्स। ठीक है, तो रेयॉन और कॉटन मिलके बेडशीट्स बनाई जा सकती हैं, चादर जो बेड पे बिछाते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज है कि वुल के साथ मिलके इससे हम बना सकते हैं कारपेट। विद वुल इट कैन बी यूज्ड इन मेकिंग कारपेट्स। ठीक है, कारपेट बनाने के काम में आ सकता है ये। ठीक, तो कॉटन के साथ मिला के हम बेडशीट्स फॉर्म कर सकते हैं इससे, और वूल के साथ मिला के हम कारपेट्स बना सकते हैं इससे। तो ये रेयॉन के बारे में कुछ हो गया। दूसरा हम बात करते हैं इसके बाद, दूसरा जो है तुम्हारे कोर्स में वो क्या है? नायलॉन। ठीक है, तो नायलॉन की बात करते हैं। पहला हमने रेयॉन पढ़ा, दूसरा नायलॉन है। ठीक, नायलॉन जो फाइबर है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फाइबर है, इससे बहुत ही स्ट्रॉन्ग रस्सियां बनती हैं। ठीक है, इतनी स्ट्रॉन्ग बनती हैं कि माउंटेन क्लाइंबिंग में हम नायलॉन की ही रस्सियों का यूज करते हैं, नायलॉन की रोप्स का यूज करते हैं माउंटेन क्लाइंबिंग में। ठीक है, और देख लेते हैं नायलॉन के बारे में बुक में क्या क्या दिया हुआ है। तो नायलॉन के बारे में बुक में यही दिया है कि ये किस चीजों से बनता है। ये एक मैनमेड फाइबर है, नेचुरल रॉ मटेरियल इसका होता है, फ्रॉम प्लांट और एनिमल से मिलता है। ठीक है, तो यहां लिखा हुआ है इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, इसकी प्रिपरेशन देख लेते हैं नायलॉन की। प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, तो कोल से बनता है। ठीक है, और वाटर से बनता है और एयर से। कोल, वाटर एंड एयर। तो प्रिपेयर करने के लिए इसको 3 चीजें चाहिए होती हैं, कोल, वाटर और एयर। ठीक है, और यूज कहां कहां होता है? सॉक्स बनाने में, कार की सीट बेल्ट्स बनाने में, बैग्स बनाने में, कर्टेन्स बनाने में। ठीक है, तो यूजेस भी देख लेते हैं इसके। सीट बेल्ट्स ऑफ कार्स नायलॉन की बनती हैं। ठीक है, और कर्टेन्स बनते हैं, कर्टेन्स मतलब पर्दे भी नायलॉन के बनते हैं।
और अभी मैंने बताया माउंटेन क्लाइंबिंग की रोप्स भी इसी से बनती हैं, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है ये। तो हम ये भी लिख सकते हैं माउंटेन क्लाइंबिंग रोप्स भी इसी से बनती हैं, माउंटेन क्लाइंबिंग रोप्स, ठीक है। और पैराशूट्स भी इससे बनते हैं, पैराशूट्स और माउंटेन क्लाइंबिंग रोप्स। क्यों बनती हैं पैराशूट और माउंटेन क्लाइंबिंग रोप्स? इससे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक है। ये बात लिख लेना, नाइलॉन फाइबर इज वेरी स्ट्रांग, नाइलॉन का जो फाइबर होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, नाइलॉन फाइबर इज वेरी स्ट्रांग, सो it is used for mountain climbing ropes and पैराशूट्स। तो पैराशूट्स और माउंटेन क्लाइंबिंग रोप्स बनाने के काम में आता है नाइलॉन, ठीक है, क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग होता है। इस बात को लिख लेना, स्ट्रांगर, इतना स्ट्रांगर होता है कि स्टील से भी ज्यादा स्ट्रांग होता है। हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं इट इज स्ट्रांगर देन स्टील फाइबर, ठीक है। स्टील फाइबर से भी ज्यादा स्ट्रांग होता है नायलॉन का जो फाइबर होता है, ठीक है। इसके बाद जो तीसरी चीज है, तीसरा है वो है पॉलिएस्टर एंड एक्राइलिक। इसके बाद हम बात करेंगे पॉलिएस्टर और एक्राइलिक की। अभी तक हमने बात किस किस की करी? रेयॉन की कर ली और नाइलॉन की कर ली। थर्ड और लास्ट सिंथेटिक फाइबर है तुम्हारा पॉलिएस्टर एंड एक्राइलिक। पॉलिएस्टर एंड एक्राइलिक, ठीक है। तो पॉलिएस्टर, जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में, पॉलीमर्स जो बनते हैं वो मोनोमर्स को रिपीट कर करके बनते हैं, है ना। मोनोमर्स को रिपीट कर करके पॉलीमर्स बनते हैं, ठीक है। तो वैसे ही पॉलिएस्टर जो है, पॉलिएस्टर इज अ पॉलीमर ऑफ ईस्टर। तो ईस्टर का पॉलीमर होता है पॉलिएस्टर। ईस्टर क्या होते हैं? अब ईस्टर की बात कर लेते हैं कि ईस्टर क्या होते हैं। ईस्टर क्या होते हैं? ईस्टर स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड्स होते हैं जो परफ्यूम वगैरह में यूज होते हैं, ठीक है। ईस्टर्स क्या होते हैं? दीज आर स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड्स, जिनमें से अच्छी स्मेल आती है, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड्स यूज्ड इन परफ्यूम्स, जो परफ्यूम्स में यूज करे जाते हैं, ठीक है। और भी यूजेस तुम्हारे में दे रखे हैं ईस्टर्स के, इतना ही दिया है, फ्रूट लाइक स्मेल होती है इसकी, ठीक है। तो बाकी अभी मतलब इसके बाद जो दूसरी चीज है वो एक्राइलिक है, ठीक है। तो इसके बाद एक्राइलिक को देख लेते हैं। तो पॉलिएस्टर के कुछ टाइप्स देख लेते हैं, क्या क्या टाइप होते हैं पॉलिएस्टर के, ठीक है। तो पॉलिएस्टर का मतलब टाइप्स या एग्जांपल्स कह लो, पॉलिएस्टर के एग्जांपल्स। तो पॉलिएस्टर का एग्जांपल है टेरिलीन। टेरिलीन इज अ टाइप ऑफ पॉलिएस्टर। टेरिलीन एक टाइप का पॉलिएस्टर है, ठीक है। ये जो है हमारा ड्रेस मटेरियल में तुमने देखा होगा, लोगों को शर्ट पहने में थोड़ी चिकनी चिकनी सी होती है, वो टेरिलीन कहलाता है, ठीक है। और टेरिलीन को हम किसी भी फाइबर में कन्वर्ट, मतलब किसी भी फाइबर की तरह इसको भी हम कपड़े में अच्छे से कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो टेरिलीन हो गया। और दूसरा एग्जाम्पल पीईटी दिया है, पीईटी पॉली इथाइलिन टेरिथैलेट, ठीक है। पीईटी की पेट की बॉटल्स आती हैं, तुमने देखा होगा, है ना, पीईटी बॉटल्स आती हैं, इसके कपड़े भी बन सकते हैं पीईटी के, ठीक। तो पीईटी बॉटल्स जिसमें हम मतलब आजकल घरों में यूज़ होती हैं, जिसमें खाना वगैरह रख लेते हैं,
तो मतलब खाने का सामान रख लेते हैं, नमक है, दाल है, ये सब चीज़ें उसके अंदर रखी होती हैं, तो पीईटी के जार्स बनते हैं। ठीक है, पीईटी भी इज़ अ वेरी फैमिलियर टाइप ऑफ पॉलीस्टर। पीईटी भी पॉलीस्टर का एक टाइप है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है पीईटी में कि ये क्या क्या बनाने के काम में आता है। अगर हम यूजेस को देखें पीईटी के, तो इसका यूजेस दे रखा है फिल्म्स में, यूटेंसिल्स में, बर्तन बन जाते हैं, वही जो कंटेनर्स हैं, यूटेंसिल्स बन जाते हैं। ठीक है, वायर्स बन जाते हैं, फिल्म्स बन जाती हैं। ठीक है, एटसेट्रा। फिल्म्स मतलब परत हल्की हल्की। ठीक है, वो सब पीईटी से बनते हैं। यूटेंसिल्स हो गए, वायर्स हो गए, फिल्म्स हो गई, ये सब चीज़ें किससे बनेंगी? पीईटी से बनेंगी। ठीक है, तो ये एक टाइप के, हम क्या पढ़ रहे थे? पॉलीस्टर पढ़ रहे थे। पॉलीस्टर एक तरह का फाइबर है, ठीक, जिसके एग्जाम्पल्स है टेराइलिन, टेरिलीन और पीईटी। ठीक, तो ये पॉलीस्टर हो गया। अब मैंने एक और बात लिखी थी, एक्राइलिक। पॉलीस्टर एंड एक्राइलिक लिखा था। एक्राइलिक होता है आर्टिफिशियल वुल। वुल मतलब ऊन, जिससे स्वेटर वगैरह बनते हैं। ठीक है, स्वेटर बुने जाते हैं। वो जो बिने जाते थे, वो घर पे जो बिने जाते हैं, वो ओरिजिनल वुल होता है। ठीक है, और जो स्वेटर्स मार्केट में मिलते हैं वो ज्यादातर एक्राइलिक के ही मिलते हैं, आर्टिफिशियल वुल के मिलते हैं। ठीक है, तो एक्राइलिक इज आर्टिफिशियल वुल। आर्टिफिशियल वुल को हम एक्राइलिक बोलते हैं। आर्टिफिशियल वुल होता है यूज्ड इन मेकिंग। यूजेस अगर हम इसके देखें तो स्वेटर्स बनाने के काम में आता है। ठीक है, बस स्वेटर सील है लिखा है, जो भी वुलन कपड़ा होता है, यूज्ड इन मेकिंग स्वेटर्स। स्वेटर्स बनाने के काम में आता है एक्राइलिक, और ये वुल से सस्ता होता है। एडवांटेज इसका ये है कि ये चीपर होता है वुल से, चीपर देन वुल। ठीक है, तो ये हो गया एक्राइलिक। ठीक, अब हम बात करते हैं कि इनके फायदे क्या हैं और इनके नुकसान क्या हैं। फायदे हमने देख लिए कि सस्ता होता है, इजीली अवेलेबल है, ज्यादा क्वांटिटी में मिल जाता है। लेकिन अब डिसएडवांटेजेस क्या हैं? एडवांटेजेस तो हो गए, फायदे हमने लिखे ही हैं सब में, है ना। तो डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं कि इसके नुकसानात क्या हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं। ये जो हम क्या पढ़ रहे हैं, सिंथेटिक फाइबर्स के नुकसान की बात कर रहे हैं। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर्स के फायदे तो समझ में आ गए कि इजीली अवेलेबल है, देखने में अच्छा लगता है, बिल्कुल नेचुरल जैसा लगता है, और इसके कोई मतलब सस्ता मिल जाता है ना। तो ये इसके फायदे हो गए। डिसएडवांटेजेस देखते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ आर्टिफिशियल फाइबर्स। आर्टिफिशियल फाइबर्स के डिसएडवांटेजेस। ठीक, तो डिसएडवांटेज ये होता है इसका, तुमने देखा होगा लोग ये कहते हैं कि अगर आप वो पॉलीस्टर का कपड़ा पहने हैं या फिर रेयॉन का पहने हैं या नायलॉन का पहने, तो आग के पास मत जाइए, क्योंकि जब वो जलता है तो मेल्ट होता है, और मेल्ट होता है तो स्किन को और बुरी तरह जला सकता है। ठीक है, तो स्किन झुलस सकती है, स्किन जल सकती है उससे, इसलिए वो कपड़े पहन के कभी भी किचन में या आग के पास नहीं जाना चाहिए। ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है सिंथेटिक फाइबर्स का, क्योंकि वो बॉडी से चिपक जाता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे if cloth made of synthetic fibers catch fire, अगर क्लोथ जो सिंथेटिक फाइबर के बने होते हैं वो फायर कैच कर लें तो इट स्टिक्स टू द स्किन, तो वो स्किन से चिपक जाते हैं और बहुत हार्मफुल हो सकते हैं स्किन के लिए। ठीक है, इसलिए आपने देखा होगा कि घर में जो मम्मी वगैरह होती हैं वो किचन में ये इस तरह के कपड़े पहन के नहीं जाती हैं, कॉटन के ही कपड़े पहनते हैं ज़्यादातर किचन में जाने के लिए। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सिंथेटिक फाइबर्स। और थोड़े से इन्होंने कुछ एडवांटेजेस और दे रखे हैं इसके, सिंथेटिक फाइबर्स के एडवांटेजेस और देख लो। ये तो डिसएडवांटेजेस हो गए।
थोड़े से एडवांटेजेस और हैं, दो तो मैंने गिना दिए थे, इजीली अवेलेबल है और सस्ता होता है, चीप है। तो एडवांटेजेस देख लेते हैं सिंथेटिक फाइबर के, और क्या क्या एडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। पहला जो एडवांटेज है सिंथेटिक फाइबर का, क्या है वो, कि इट इज इजीली अवेलेबल, इजीली अवेलेबल होता है। दूसरी चीज वो चीप होता है, ठीक है, देखने में अच्छा लगता है, ठीक, ड्यूरेबल होता है, मतलब ज्यादा टाइम तक चलता है, ड्यूरेबल मतलब ज्यादा टाइम तक चलता है, ठीक है, देर में फटता है, ठीक। और क्या दे रखा है इन्होंने, क्विकली ड्राई करता है, ड्राई क्विकली। अगर धोके डालो तुम, देखा होगा लोअर वगैरह, लोअर ज्यादातर आते हैं इस तरह के, लोअर जो थोड़ा सा वैसा चिकना वाला कपड़ा होता है लोअर का, है ना, वो देखा होगा तुमने, धोया और उसे मशीन से ड्रायर से निकाला तो वो सूखा हुआ ही निकलता है ना, और थोड़ी देर अगर धूप में डाल दो तो वो बहुत अच्छे से सूख जाता है, 5 मिनट में सूख जाता है, और उसे तुम पहन भी सकते हो। इवन कभी ज्यादा गर्मी पड़ रही तो ड्रायर से निकाल के भी पहन सकते हो, है ना। तो इजीली ड्राई, क्विकली ड्राई हो जाता है। अम्ब्रेला इसी का बना होता है, जो छाता होता है वो भी सिंथेटिक फाइबर का बना होता है, ठीक है। क्योंकि एक और चीज है कि ये वाटर को अपने अंदर सोक नहीं करते, निचोड़, मतलब वाटर इनके अंदर ज्यादा नहीं जाता, ठीक है, एब्जॉर्ब नहीं करते वाटर को, ठीक है। तो डू नॉट सोक वाटर या एब्जॉर्ब वाटर, वाटर को ये एब्जॉर्ब नहीं करते। तो ये सब इनके फायदे हो गए कि इजीली अवेलेबल है, चीप है, ड्यूरेबल है, क्विकली ड्राई होता है, और वाटर को सोक नहीं करता। वाटर को सोक नहीं करता तभी तो ये ज्यादा आसानी से सूख जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। इसके बाद अब हम बात करेंगे, डिसएडवांटेज हमने पढ़ लिया, एडवांटेज पढ़ लिया, कुछ सेमी सिंथेटिक फाइबर्स की बात कर लेते हैं। अभी हमने सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स पढ़े थे। क्या होते हैं सेमी सिंथेटिक? जो कि सिंथेटिक और नेचुरल को मिला के बनते हैं, ठीक है। तो सेमी सिंथेटिक फाइबर्स देख लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स तुम्हारी बुक में दे रखे हैं सेमी सिंथेटिक फाइबर्स के एग्जांपल्स। सम एग्जांपल्स ऑफ some examples of semi-synthetic fibers. Some examples of semi-synthetic fibers. ठीक है, सेमी सिंथेटिक फाइबर्स के एग्जाम्पल्स, क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं सेमी सिंथेटिक फाइबर्स के? पहला एग्जाम्पल है जो मैंने लिखवाया भी था, पॉलीकॉट। पॉलीकॉट क्या है? पॉलीस्टर और किससे मिलके बना है? कॉटन से। पॉलीस्टर प्लस कॉटन, ठीक है, POLY, पॉलीस्टर, ईस्टर की स्पेलिंग तुम्हें मालूम है, पॉलीस्टर प्लस कॉटन पॉलीकॉट हो जाता है। दूसरा पॉलीवुल, पॉलीवुल, पॉलीवुल क्या होगा? पॉलीस्टर प्लस वूल, ठीक है। तो ये मिक्सचर होते हैं नेचुरल और सिंथेटिक का। टेरिकॉट, ठीक है, टेरिकॉट हो गया तीसरा एग्जांपल। टेरिकॉट सुना भी होगा तुम लोगों ने, टेरिकॉट का कपड़ा है। टेरिकॉट में क्या होता है? टेरिलीन प्लस कॉटन, ठीक है। तो ये सब एग्जाम्पल हो गए कुछ सेमी सिंथेटिक फाइबर्स के। पॉलीकॉट, पॉलीवुल, टेरिकॉट, सब किसके एग्जाम्पल्स हैं? सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक फाइबर्स के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। सेमी सिंथेटिक मतलब जिसमें थोड़ा मैनमेड मिला हुआ हो और थोड़ा नेचुरल मिला हुआ हो, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल्स हो गए उसके। इसके बाद हम बात करेंगे प्लास्टिक्स की, ठीक है। तो प्लास्टिक्स की बात कर लेते हैं। प्लास्टिक्स में मैंने तुम्हें शुरू में एग्जाम्पल लिया था पॉलीथीन का, है ना, पॉलीथीन का एग्जाम्पल लिया था प्लास्टिक्स में, और ये भी बताया था कि क्रॉस लिंक भी होती हैं और पॉलीमर्स ही होते हैं वो, क्रॉस लिंक्ड और लीनियर, है ना, क्रॉस लिंक्ड और लीनियर के बारे में बताया था, ठीक। हाँ, तो प्लास्टिक के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्या क्या प्लास्टिक्स में तुम्हें दे रखा है, कि प्लास्टिक्स के पहले तो फायदे दे रखे हैं, और कोई फायदे तो नहीं दे रखे। हाँ, तो प्लास्टिक्स की टाइप्स देख लेते हैं पहले, है ना।
टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स। प्लास्टिक्स क्या है? अ टाइप ऑफ पॉलीमर। प्लास्टिक्स भी टाइप ऑफ पॉलीमर ही हैं, अ टाइप ऑफ पॉलीमर। ठीक है, प्लास्टिक पॉलीमर का एक टाइप ही है। ठीक, तो इसमें टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स देख लेते हैं। देखो बात यह है, कुछ प्लास्टिक्स होती हैं जिन्हें हम रिसाइकिल कर सकते हैं, मतलब रिसाइकिल करके दोबारा से माउल्ड करके कोई नई चीज बना ली हमने। लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जिनको रिसाइकिल नहीं कर सकते, तो जिनको हम रिसाइकिल कर सकते हैं वो कहलाती हैं थर्मोप्लास्टिक्स। क्या कहलाती हैं? थर्मोप्लास्टिक्स। थर्मोप्लास्टिक्स को रिसाइकिल करा जा सकता है। ठीक, द प्लास्टिक्स विच कैन बी रिसाइकिल्ड, द प्लास्टिक्स विच कैन बी रिसाइकिल्ड। ठीक है, जिन प्लास्टिक को रिसाइकिल करा जा सके, मतलब रीयूज करा जा सके। ठीक है, तो थर्मोप्लास्टिक्स हो गई वो। एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा इसका? पीवीसी हो जाएगा। पीवीसी क्या होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी हम बोलते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड को, इसके पाइप्स बनते हैं ज्यादातर। ठीक है, पीवीसी के पाइप्स तुमने देखे होंगे। कहां देखे होंगे पीवीसी के पाइप्स? आजकल टंकी वगैरह में पीवीसी के पाइप्स ही लग रहे हैं। ठीक है, और जो फिटिंग होती है उसमें भी पीवीसी के पाइप्स लगते हैं। ठीक है, तो वो पीवीसी हो गया, तो वो रिसाइकलेबल होते हैं, उन्हें हम रिसाइकिल कर सकते हैं पाइप्स को। ठीक है, इसके बाद दूसरी चीज है पॉलीथीन। पॉलीथीन पढ़ाई था अभी। पॉलीथीन में क्या है? पॉलीथीन जो है वो भी रिसाइकिल होती है। ये इथीन का एक पॉलीमर है पॉलीथीन, तो पॉलीथीन को भी हम रिसाइकिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं जो रिसाइकलेबल हैं, जिनको रिसाइकिल किया जा सकता है। ठीक है, अब दूसरा टाइप जो है प्लास्टिक्स का वो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। क्या है दूसरा टाइप? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। ठीक है, दूसरा टाइप है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। क्या होती हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स हम बोलते हैं उन प्लास्टिक्स को जिनको हम रिसाइकिल नहीं कर सकते। ठीक है, द प्लास्टिक्स विच कैन नॉट बी रिसाइकिल्ड, द प्लास्टिक्स विच कैन नॉट बी रिसाइकिल्ड। जिन प्लास्टिक्स को हम रिसाइकिल नहीं कर सकते वो प्लास्टिक्स कहलाती हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का? बेकलाइट, वो जो जिससे स्विच बोर्ड बनते हैं। अच्छा, बेकलाइट से सिर्फ स्विच बोर्ड ही नहीं बनते, 12 में स्विच बोर्ड ही कह रहा हूं, हैंडल भी बनते हैं कुछ। वो ब्लैक हैंडल देखें, जो प्रेशर कुकर्स के हैंडल होते हैं ब्लैक कलर के, वो भी बेकलाइट से बनते हैं। ठीक है, तो बेकलाइट हो गया, मेलामाइन हो गया, ये सब क्या है? ये दोनों ही थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के एग्जाम्पल्स हैं। बेकलाइट का क्या यूज होता है? बेकलाइट यूज होता है इलेक्ट्रिकल स्विचेस में, इलेक्ट्रिकल स्विचेस। ठीक है, और किस में यूज होता है बेकलाइट? हैंडल्स, हैंडल्स ऑफ यूटेंसिल्स, हैंडल्स ऑफ यूटेंसिल्स, कुछ बर्तन के हैंडल्स में यूज होता है ये। ठीक है, तो बेकलाइट दो जगह यूज होता है, बर्तन के हैंडल्स में और इलेक्ट्रिकल स्विचेस में। ठीक है, तो ये बेकलाइट का यूज था जो दे रखा है तुम्हारी बुक के अंदर। और बेकलाइट और मेलामाइन के बारे में थोड़ा सा, बेकलाइट मेलामाइन के बारे में लिख लेते हैं। क्या दिया है इन्होंने बेकलाइट और मेलामाइन के बारे में, थोड़ा सी बातें लिखी हुई हैं, वो देख लेते हैं क्या क्या हैं, यूजेस हैं और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके। ठीक है, तो अगर बेकलाइट की बात करें तो मैंने बेकलाइट का तुमको बता दिया, इलेक्ट्रिकल स्विचेस, यूटेंसिल्स, इन सब के बनाने के काम में आता है। और बेकलाइट को यहीं पे लिख लो थोड़ा सा कि ये पुअर कंडक्टर होता है हीट का, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, इसीलिए तो हैंडल ऑफ उसमें बनाते हैं इसको,
बिकॉज इट इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। हीट का पुअर कंडक्टर है, हीट को कंडक्ट नहीं करता, इसीलिए यूटेंसिल्स के हैंडल बनाए जाते हैं। प्रेशर कुकर कितना भी गर्म हो, अंदर खाना कितना भी गर्म हो, वो हैंडल गर्म नहीं होता क्योंकि वो हीट को कंडक्ट नहीं करता। ठीक है, जब हीट को कंडक्ट नहीं करेगा तो गर्म भी नहीं होगा। ठीक है, तो थोड़ा मेलामाइन के बारे में देख लेते हैं। मेलामाइन के बारे में क्या क्या दे रखा है इन्होंने। तो मेलामाइन के बारे में इन्होंने दिया, इट इज अ वर्सेटाइल मटेरियल। वर्सेटाइल मतलब बहुत जगह यूज हो सकता है। ये फायर को भी रेजिस्ट कर सकता है और हीट को अच्छा टोलरेट करता है। इट कैन रेजिस्ट फायर, ये इसका अच्छा पॉइंट हो जाएगा एक, इट कैन रेजिस्ट फायर। ठीक है, फायर को ये रेजिस्ट कर सकता है। ठीक है, इट कैन रेजिस्ट फायर। ठीक, फायर रेजिस्ट कर सकता है। कहां कहां यूज होता है ये, इट इज यूज्ड इन फ्लोर टाइल्स। फ्लोर के टाइल्स बनाने में यूज होता है, फ्लोर टाइल्स बनाने में यूज हो गया। कुछ किचन के बर्तन बनाने में भी यूज होता है ये, किचन वेयर, और ऐसे कपड़े बनाने में जो फाइबर, जो कि फायर को रेजिस्ट करे, जिनसे आग ना लग पाए। ठीक है, इट इज यूज्ड इन किचन वेयर बनाने के काम में आता है, जो किचन के बर्तन होते हैं। ठीक है, और क्या है, इट इज यूज्ड इन मेकिंग फायर रेजिस्टेंट फैब्रिक्स, ऐसे कपड़े जिसमें आग ना लग सके। फायर रेजिस्टेंट फैब्रिक्स बनाने के काम में आता है मेलामाइन। ठीक है, ये तीनों इसकी यूजेस हो गए मेलामाइन के। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि हम प्लास्टिक्स इतना क्यों यूज करते हैं, ऐसे क्या फायदे हैं प्लास्टिक्स के जिसकी वजह से हम प्लास्टिक को इतना यूज करते हैं। तो एडवांटेजेस लिख लो प्लास्टिक के, क्या क्या एडवांटेजेस हैं प्लास्टिक के। एडवांटेजेस ऑफ प्लास्टिक, तो प्लास्टिक्स के एडवांटेजेस देख लेते हैं। पहली बात तो यह है कि प्लास्टिक जो है वो नॉन रिएक्टिव होती है। नॉन रिएक्टिव होने का क्या मतलब है कि किसी चीज से रिएक्ट नहीं करेगी। अब अगर तुम्हारे पास कोई लोहे का कंटेनर है तो लोहे का कंटेनर में जंग लग जाएगी, जंग लग गई अगर लोहे के कंटेनर में तो वो फिर आगे यूज नहीं हो सकता। कोई भी चीज उसमें रखोगे वो चीज खराब हो जाएगी। प्लास्टिक्स होती हैं नॉन रिएक्टिव, तो ये इनका फायदा है, वो कभी कोरोड नहीं होंगी, उन पे कभी जंग नहीं लगेगी। प्लास्टिक्स आर नॉन रिएक्टिव, तो प्लास्टिक्स कैसी होती हैं, नॉन रिएक्टिव होती हैं। ठीक है, तो वाटर और एयर से रिएक्ट नहीं करती, तो हम कह सकते हैं दे कैन नॉट बी कोरोडेड, मतलब कि वो कभी उनकी सरफेस खराब नहीं हो सकती। दे कैन नॉट बी कोरोडेड। कोरोजन क्या होता है, कोरोजन हम लोगों ने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में डिस्कस किया था। कोरोजन होता है मेटल की सरफेस का खराब हो जाना, है ना, लेकिन प्लास्टिक्स होती हैं नॉन कोरोसिव, वो कभी भी कोरोड नहीं हो सकती। ठीक है, और ऐसी प्लास्टिक्स भी हैं जिसमें हम केमिकल्स तक रख सकते हैं। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड एक बहुत खतरनाक एसिड है, लेकिन उसको हम जिस भी कंटेनर में रखेंगे, ग्लास में रख लो, सेरेमिक में रख लो, किसी में भी रख लो, वो सबको तोड़ देगा। किसी के अंदर नहीं रह सकता सिवाय एक प्लास्टिक के। कौन सी प्लास्टिक है वो, LDPE कहलाती है। ठीक है, उस प्लास्टिक में वो रह सकता है और किसी प्लास्टिक में हाइड्रोफ्लोरिक एसिड नहीं रह सकता। ठीक है, तो अगर हम यहीं पे बात कर रहे हैं इसकी, तो यहीं लिख सकते हैं HF एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड इज स्टोर्ड इन LDPE। LDPE क्या है, अ टाइप ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक का एक टाइप है और वो कहीं भी स्टोर्ड नहीं हो सकता, एंड कैन नॉट बी स्टोर्ड नोवेयर एल्स। ठीक है, कहीं और वो स्टोर नहीं हो सकता। तो ये तो हो गया हमारा कि प्लास्टिक नॉन रिएक्टिव होती है। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं प्लास्टिक के। दूसरा पॉइंट क्या है,
प्लास्टिक लाइट होती है, प्लास्टिक स्ट्रांग होती है, प्लास्टिक ड्यूरेबल होती है। लाइट मतलब हल्की, इजी टू कैरी होगी, स्ट्रांग भी होती है, इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है प्लास्टिक कि वो एयरक्राफ्ट्स के पार्ट तक बनाने के काम में आती है। ठीक है, जो एयरक्राफ्ट्स होते हैं उनके पार्ट तक बनाने के काम में प्लास्टिक आती है। तो प्लास्टिक लाइट होती है, स्ट्रांग होती है और ड्यूरेबल होती है, DURABLE, ड्यूरेबल होती है। ठीक है, लाइट, स्ट्रांग एंड ड्यूरेबल। फिर इसके बाद लास्ट है, लास्ट नहीं है मतलब, हाँ लास्ट ही समझ लो, ठीक है, हाँ एडवांटेजेस में तो लास्ट ही है। प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ, ये पुअर कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। तो इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर होती है प्लास्टिक, इसलिए हम इसको स्विच बोर्ड बनाने में यूज कर लेते हैं, वायर के इंसुलेशन बनाने में यूज कर लेते हैं। इट इज यूज्ड एज इंसुलेशन ऑफ वायर। वायर के ऊपर जो मटेरियल चढ़ा होता है वो भी तो प्लास्टिक होती है। ठीक है, वायर, इट इज यूज्ड एज इंसुलेशन ऑफ वायर्स। वायर्स के ऊपर जो इंसुलेशन चढ़ा होता है वो भी प्लास्टिक होती है। ठीक है, और भी चीजें हैं प्लास्टिक के बारे में इन्होंने यहां पे दी है कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री में भी काफी फायदेमंद है, टैबलेट की पैकेजिंग में, और जो थ्रेड्स होता है वाउंड को स्टिच करने के लिए उसमें, सिरिंजेस में यूज होता है, डॉक्टर के ग्लव्स बन सकते हैं, और नंबर ऑफ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, तो नेक्स्ट यूज हम ये देख सकते हैं कि प्लास्टिक्स आर यूज्ड इन हेल्थ केयर इंडस्ट्री। और आजकल तो कोविड-19 चल रहा है, तो हेल्थ केयर इंडस्ट्री में तो यूज किसी भी चीज का हो तो वो बहुत फायदेमंद चीज है ना। हेल्थ केयर इंडस्ट्री में किस तरह यूज हो सकती है प्लास्टिक? एज ग्लव्स, पैकेट्स ऑफ मेडिसिन, दवाओं के पैकेट्स बनने में जिसमें वो रैप होती है। ठीक है, और सिरिंजेस में यूज होती है, और भी बहुत सी चीजें दे रखी हैं। स्टिचिंग के थ्रेड में, जो स्टिचिंग वाउंड की होती है उसका थ्रेड भी इसी से बनता है। ठीक है, स्टिचिंग थ्रेड, जैसे चोट लग जाती है उसके बाद जो स्टिचिंग टांके जो लगते हैं वो भी प्लास्टिक से ही लगते हैं, उसमें भी प्लास्टिक का यूज होता है। ठीक है, और भी दिया है कि कुछ स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर होते हैं जो कि हम ओवन में यूज कर सकते हैं, माइक्रोवेव ओवन में। हर चीज नहीं रख सकते, स्टील का बर्तन नहीं रख सकते उसके अंदर, हम एल्यूमिनियम का नहीं रख सकते, लेकिन एक टाइप की प्लास्टिक का बर्तन हम माइक्रोवेव में रख सकते हैं। ठीक है, ठीक, तो एक यूज क्या हो गया? स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर is used या can be placed in microwave oven। तो माइक्रोवेव ओवन के लिए यूज हो सकता है एक स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर। ठीक है, ठीक, और भी यूज है इसके टेफ्लॉन, एक प्लास्टिक है जो कि नॉन स्टिक तवा वगैरह, नॉन स्टिक तवा है, नॉन स्टिक पैन है, ये सब टेफ्लॉन से बनता है। ठीक है, टेफ्लॉन इज यूज्ड इन मेकिंग नॉन स्टिक यूटेंसिल्स। तो नॉन स्टिक यूटेंसिल्स बनाने में भी प्लास्टिक का यूज होता है। ठीक है, जो नॉन स्टिक यूटेंसिल्स आजकल आ रहे हैं उसमें प्लास्टिक का ही यूज हो रहा है। तो ये तो हो गए प्लास्टिक के फायदे। अब हम बात करेंगे कुछ इसके नुकसान की, कि प्लास्टिक्स के क्या नुकसान है। ठीक है, डिसएडवांटेजेस ऑफ प्लास्टिक्स, ये नोट तो कर ही लिया होगा।
तो अब डिसएडवांटेजेस ऑफ प्लास्टिक्स पे आते हैं। तो प्लास्टिक्स के क्या क्या डिसएडवांटेज हैं, क्या क्या नुकसान है। तो प्लास्टिक होती है नॉन बायोडिग्रेडेबल, इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। मतलब नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या है, नॉन बायो, ये आर है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब है कि जो चीज डिकम्पोज ना हो सके बैक्टीरिया के थ्रू। भाई बहुत सी चीजें हैं, इवन डेड बॉडी, उसको अगर हम अंदर दफना देते हैं अर्थ में तो वो थोड़ी देर बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे डिकम्पोज हो जाती है। जितनी भी नेचुरल चीजें हैं वो सब डिकम्पोज हो जाती हैं, लेकिन प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है, दैट इज इट कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड, इट कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड। इसको हम डिकम्पोज नहीं कर सकते, या बैक्टीरिया इसको डिकम्पोज नहीं कर सकते बाई बैक्टीरियाज, बैक्टीरिया इसको डिकम्पोज नहीं कर सकते, ठीक है। और इसको अगर पॉलीबैग्स जो होते हैं वो अगर जानवर अगर खा जाएं तो उनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। इफ प्लास्टिक इज ईटन बाय एनिमल्स, अगर एनिमल्स प्लास्टिक को खा लेते हैं, दे कैन गेट रेस्पिरेटरी डिजीजेस, उनको रेस्पिरेटरी डिजीजेस हो सकती हैं। लैंड में अगर हम इसको अंदर दफनाएंगे तो वो जो है वो नॉन फर्टाइल हो जाती है, इनफर्टाइल हो जाती है, ठीक है। इसके बाद एक और है हमें क्या करना चाहिए, हमें 4R प्रिंसिपल अपनाना चाहिए। वो 4R प्रिंसिपल क्या है, 4R प्रिंसिपल देख लेते हैं, ये लास्ट चीज है, फिर खत्म करेंगे इसको। तो 4R प्रिंसिपल क्या है, 4R प्रिंसिपल में रीयूज आता है कि हमें चीजों को रीयूज करना चाहिए, जितना रीयूज कर सकते हैं, रिसाइकिल करना चाहिए, ठीक है, रीयूज करना चाहिए, रिसाइकिल करना चाहिए और रिड्यूस भी करना चाहिए, उनका जो यूज है उसको कम भी करना चाहिए, और चौथी चीज है रिकवर। तो ये 4R प्रिंसिपल हमको अपनाना चाहिए। अब हम इस चैप्टर को यहीं खत्म करते हैं, चैप्टर हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर से हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है।